ससुराल बना वृद्धाश्रम। बचपन से ही कहता था मैं, थोड़ी सख्ती करती बहना, पर नहीं, तुम्हें तो सुनना ही नहीं था। और चढ़ाओ सर पर। नहीं भैया, वो बात नहीं है। इनके जाने के बाद मेरा एक राज ही तो है जो इनकी निशानी है। और अपने बच्चे से प्यार करना गलत है क्या? दुनिया में एक तुम ही नहीं हो जो माँ बनी हो, और जीजा जी तो 5 साल पहले गुजरे ना। राज तो बचपन से ही बिगड़ गया था। अब वो जवान हो रहा है और हम बूढ़े। जब उसे समझाने की उम्र थी तब तुमने हमारे मुंह बंद करवा दिए। अब तुम मुझे उससे बात करने को कह रही हो। आपकी बहन आपके आगे हाथ जोड़ती है भैया, ज़रा राज से बात कीजिए, उससे समझाइए। पता नहीं क्या नाराज़गी है उसकी। रात रात भर घर नहीं आता, खाने का नाम नहीं लेना चाहता। कहीं उसे कोई बुरी लत तो नहीं लग गई भैया? अच्छा रो मत, मैं उससे बात करता हूँ। महेश राज के कमरे में जाता है, जहां वो देखता है कि राज फोन पर किसी लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहा था। यूँ तो रिश्ते में तेरा मामा हूँ बेटा, पर तू मुझे अपना दोस्त समझ। कोई बात है तो मुझे बता बेटा। मुझे पता है, आपको यहाँ मम्मी ने भेजा है ना मामा जी। आप भी कहाँ मम्मी की बातें सुनकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उन्हें बीपी है, शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है। मम्मी कुछ भी कहती रहती है, आप फिक्र मत करो मामा जी, यहाँ सब कुछ ठीक है। और महेश को अपने कमरे से भेजने के बाद राज अपना फ़ोन चेक करता है। फ़ोन ऑन रह गया था, मतलब अर्पिता ने सब कुछ सुन लिया होगा। अब वो बड़ी नाराज़ हो जाएगी। राज अर्पिता को कॉल लगाता है। मुझे समझाने की कोशिश मत करना राज। तुम कहते थे ना तुम्हारी माँ देवी है। जिस तरह तुम मेरे आगे भीगी बिल्ली बन जाते हो, तुम्हारी माँ भी मेरे आगे कुछ नहीं कहेगी। देख लिया मैंने कैसी है तुम्हारी माँ। वो तुम्हारे खिलाफ अपने भाई की कान भर रही है। अरे कौन सी माँ ये काम करती है? तुमने देखा माँ ने किस बात की शिकायत की? माँ ने ये शिकायत की कि मैं खाना नहीं खाता, देर से आता हूँ। माँ को तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। तुम क्यों नाराज़ हो रही हो अर्पिता? कुछ दिन मुझे यहाँ सब कुछ सेटल करने दो। मैं ठीक टाइम पर उठूँगा, सोऊंगा, खाना खाऊंगा, तो माँ अपने आप शांत हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे बारे में उन्हें बता दूंगा। अच्छा तुम ऐसे नहीं समझोगी, मैं अभी आता हूँ। अपना बैग उठाए बाइक की चाबी लेकर राज अर्पिता के घर पहुंच जाता है। ये तुम्हारी माँ अच्छा नहीं कर रही है बेटा। मेरी बेटी को लड़कों की कमी नहीं है। वो तो बस मेरे संस्कार है मेरी बेटी में, जो उसने एक बार तुम्हें हाँ कर दिया फिर मुकर नहीं रही। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम डर किस बात से रहे हो। सीधा आज ही जाकर अपनी माँ को तुम्हारे और अर्पिता के रिश्ते के बारे में बता दो। और ये तुमसे नहीं होता तो मुझे बता दो, मैं अर्पिता की शादी कहीं और कर दूंगी। अरे नहीं ऐसा मत कहिए मम्मी जी, मैं आज ही अपनी मम्मी से बात करता हूँ। पहले अर्पिता से एक बार मिल लो। राज अर्पिता के कमरे में जाता है और घंटों उसे मनाने में लगा देता है। तो कल तुम मुझे अपनी मम्मी से मिलवा रहे हो क्लब में? क्लब में सही रहेगा क्या? फिर बहस? अरे अच्छा बाबा ठीक है, कल शाम 4 बजे क्लब में। सूट बूट पहनकर राज अपनी माँ के साथ क्लब में पहुंचता है, जहां वो देखता है कि कुछ लड़कों के साथ अर्पिता ड्रिंक एंजॉय कर रही है। ये तो वही लड़की है ना बेटा जिसकी तूने मुझे तस्वीर दिखाई थी? ये तो शराब पीती है। अरे नहीं मम्मी, ये कोल्ड ड्रिंक है। तुम बैठो, मैं अर्पिता को लेकर आता हूँ। राज अर्पिता के पास जाकर उसे धीरे से कहता है, तुम्हें जब पता था कि मैं मम्मी के साथ आ रहा हूँ तो 2 मिनट इंतज़ार कर लेती। तुम्हारी मम्मी आई नहीं कि तुम अपनी माँ की बोली बोलने लगे। पता नहीं अगर शादी हो गई तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? अरे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ अर्पिता, पर मम्मी आज तुमसे पहली बार मिल रही है। क्या इंप्रेशन पड़ेगा तुम्हारा उन पर? जो पड़ता है पड़े, मैं किसी के लिए बदलने वाली नहीं हूँ। मैं वो बहू नहीं बनना चाहती जो सास के सामने सती सावित्री रहे और पीछे नंगा नाच करे। राज अर्पिता को अपनी माँ से मिलवाता है, जहाँ वृंदा से मिलकर अर्पिता ना ही उन्हें नमस्ते कहती है ना ही उनके पैर छूती है। उल्टा वो तो सीधा जाकर टेबल पर बैठकर खाना ऑर्डर करना शुरू करती है। तो क्या क्या चीज़ें पसंद है तुम्हें बेटा? सच बताऊं तो मुझे घूमना बहुत पसंद है आंटी जी। पीकर टल्ली हो जाओ मेरा मतलब है खा पी कर टाइट हो जाओ और रात रात भर घूमो। आहा क्या मज़ा है इस लाइफ में। वो तो ठीक है बेटा, घूमना एक तरफ और घर गृहस्थी बसाना एक तरफ। उस बारे में क्या सोचा है तुमने? इसमें सोचना है क्या आंटी जी? मैंने तो पहले ही रात से कह दिया था कि शादी के बाद मैं 2 नौकर रखूंगी, एक साफ सफाई के लिए, एक खाना बनाने के लिए, ताकि इन चीज़ों के कारण घर में कलेश ना हो। तो फिर दिन भर तुम्हारा घर पर मन लगेगा कैसे बेटा? खाली दिमाग शैतान का घर होता है।
तुम जॉब कर लेना। तब की तब देखेंगे ना आंटी जी। ये थी वृंदा की अपनी होने वाली बहू से पहली मीटिंग। इसके बाद जब भी वृंदा अर्पिता को कॉल लगाती, अर्पिता कभी भी उसका फ़ोन नहीं उठाती थी, ना ही कभी सामने से कॉल करती। पर एक सुबह अचानक अर्पिता अपनी सास को कॉल लगाती है और गुस्से में कहती है, राज को बोलिए फ़ोन उठाने के लिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैं नौकर हूं क्या उसकी? अरे क्या हो गया बेटा, वो बाथरूम में है। वृंदा जैसे ही ये कहती है फ़ोन कट जाता है। राज नहाकर बाथरूम से जैसे ही आता है, वृंदा उसे बताती है, तुझे जो करना है तू तो वही करेगा, पर एक बार सोच ले, मुझे अर्पिता ठीक नहीं लगती। मतलब वो गलत नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस घर में ढल पाएगी। 24 घंटे तो तुम दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती है। ये 5वां फ़ोन है तुम्हारा इस महीने में, और शायद अभी फ़ोन पर बात करते हुए उसने भी अपना फ़ोन पटक दिया। ऐसे कलेश वाले रिश्ते ज़्यादा दिन टिकते नहीं बेटा। इसीलिए अब मैं देर करूंगा ही नहीं मम्मी, मैं अगले महीने ही शादी कर रहा हूँ। वृंदा राज को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो तो अपनी मर्जी का ही करता है और अर्पिता को अपने परिवार की बहू बनकर घर ले आता है। यूँ तो वृंदा इस शादी से राज़ी नहीं थी, पर अपने बेटे की खुशी के लिए वो इस शादी में शामिल भी होती है और अर्पिता को अपनी बहू मानकर उसका गृह प्रवेश भी करवाती है। बहू, अब थाली में पैर रखो और अंदर आ जाओ। व्हाट? मैं ये सब नहीं करने वाली। मैंने पेडिक्योर क्यों करवाया है फिर? बाप रे बाप, ये तो मेहमानों के सामने ही अपनी सास की बात काट रही है। पता नहीं पीछे क्या करेगी। जरा जोर से कह लीजिए आंटी जी। नहीं नहीं, आप जोर से कैसे कहेंगे? आपका बेटा आपको जोर से बोलने कहाँ देता होगा, तो धीरे बोलने की आदत पड़ गई होगी ना। शादी में आए, खा पी लिए, आप अपने घर जाइए। कब तक दूसरों के घर की हवा खाती रहेंगी? शोभा देता है क्या आपको ये सब करना? बाप रे बाप, वृंदा तुझे तो अब भगवान ही बचाए। चलो बहनों। क्या जरूरत थी सबको इतना सुनाने की अर्पिता? अब बेकार में पूरा मोहल्ला तुम्हारे लिए एक जजमेंट बना लेगा। रस्म बिना पूरी किए ही अर्पिता कमरे में आ जाती है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मोहल्ले वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम और मम्मी मेरे बारे में क्या सोचते हो। और वो पड़ोस की सुषमा आंटी, उसकी बातें मुझे बुरी नहीं लगी। मुझे तो बुरा ये लगा कि मम्मी जी नहीं समझी कि मुझे ये सारे नियम कायदे कानून पसंद नहीं है। खैर, सभी के सामने मेरा मजाक बनना था सो बन गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं मम्मी से बात करूंगा अर्पिता। आज हमारी सुहागरात है तो मन तो खराब मत करो। अगली सुबह वृंदा अपनी बहू के कमरे में लाल रंग की साड़ी और कुछ गहने लेकर जाती है। तुमने जिस भी रस्म को मना किया मैंने मान लिया, पर आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, ये तो तुम्हें करना ही होगा बहू। हमारे खानदान की ये परंपरा है कि इस घर में जो भी बहू आएगी उसे ये पुश्तैनी गहने और लाल रंग की साड़ी पहनकर मुंह दिखाई की रस्म करनी होगी और भगवान को खुद बनाकर भोग चढ़ाना होगा। आपको क्या लगा कि मैं मना कर दूंगी? ना ना, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं मम्मी जी। अब आराम से बाहर बैठी मैं तैयार होकर आती हूँ। किसी अच्छी बहू की तरह अर्पिता तैयार होकर रसोई में जाती है और हलवा बनाने की तैयारी करने लगती है। सबसे पहले कढ़ाई गरम करती हूँ। मेरा काम तो ये कढ़ाई कर देगी। अर्पिता गर्मा गर्म कढ़ाई में अपना हाथ रख देती और ज़ोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर राज और वृंदा रसोई में आते हैं। अरे तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो अर्पिता? तुम्हें तो कुकिंग आती नहीं। ये होना ही था ना। वो कल जो गलती मैंने सब खराब कर दिया था, मैं उसे ठीक करना चाहती थी। आपके घर का नियम है ना, बहू ही प्रसाद बनाकर भोग लगाएगी, तो वही करने की कोशिश कर रही थी, पर देखो क्या हो गया। जिन्होंने ये नियम बनाया वो भी चले गए मम्मी, और तुम ये नियम पकड़े बैठी हो। तुम बना दो प्रसाद, अर्पिता भोग लगा देगी। और इस तरह अर्पिता अपना दिमाग लगाती है और किसी के सामने बुरी ना बनकर पीठ पीछे अपनी चाल चलना शुरू कर देती है। एक रोज रोती हुई अर्पिता राज के पास आकर कहती है, नौकरों को मैं किसके पैसे देती हूँ? तुम्हारे ही ना। तुम कोई पराया तो नहीं हो, मेरे पति हो। और वैसे भी मैं पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूँ, सब कुछ तो मुझे ही मिलने वाला है। तो फिर तुम्हारी मम्मी को क्या प्रॉब्लम है? दिन भर इस बात का ताना देती रहती है मैं गलत कर रही हूँ। अब मैं काम भी करने लगी हूँ तो मम्मी जी को मेरे पेरेंट्स से प्रॉब्लम है। फ़ोन पर न जाने किस किस से मेरी चुगली करती रहती है। परेशान हो गई हूँ मैं। अरे नहीं नहीं बेबी, तुम रो मत। पता नहीं मम्मी को क्या होता जा रहा है। अब तक तो हुआ नहीं, पर अब सच में होगा मम्मी जी। अब जब सभी के सामने मम्मी जी मुझे डांटेंगी तो राज बर्दाश्त नहीं करेगा।
एक रोज अर्पिता अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखती है जिसमें उसकी मौसी सास, मामा, ससुर, चाचा, चाची सभी पहुंचते हैं और जानबूझकर अर्पिता अपने ससुर की घड़ी पहनकर कमरे से बाहर आती है और कोल्ड ड्रिंक पीते पीते उस पर गिरा देती है। क्या कुछ नहीं है तुम्हारे पास, पर तुम्हें शांति नहीं है। अब इस घड़ी के पीछे पड़ गई हो तुम। कहते हैं भगवान किसी को जितना देता है उसे उतना ही लालच होता जाता है। अब ये क्या बोल रही है मम्मी? ये पापा की घड़ी नहीं है, ये दूसरी घड़ी है। देख तो लीजिए पहले आप। पर नहीं, आप क्यों देखेंगे? आपका तो मकसद ये है मेरी वाइफ को नीचे दिखाना। और इस दिन के बाद राज पूरी तरह अपनी माँ के खिलाफ हो जाता है और एक दिन राज और अर्पिता मिलकर एक प्लान बनाते हैं। मुझे लगता है मम्मी जी मामा जी के साथ मिलकर इस घर को बेचने की सोच रही हैं। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? बताओ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। और मैं अपने पापा की इस निशानी को यूं ही जाने नहीं दूंगा, भले ही इसके लिए मुझे मम्मी को वृद्धाश्रम ही क्यों ना भेजना पड़े। और अपने पापा का नकली विल बनवाकर राज अपनी माँ के सामने आता है। पापा मरने के बाद ये घर मुझे देकर गए थे मम्मी, पर मैंने कभी इस घर पर अपना हक नहीं दिखाया। फिर भी तुम मेरी बीवी को नीचा दिखाती रही। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम यहाँ नहीं रहोगी। अपने भाई के पास, अपनी बहन के पास जाओ या फिर वृद्धाश्रम जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। और अर्पिता और राज मिलकर वृंदा को उसी के घर से निकाल देते हैं। अगर मैं महेश के घर गई तो कितने दिन रह पाऊंगी, और ऐसे में वो भी समझ जाएगा कि राज ने मुझे घर से निकाल दिया है। खुद का स्वाभिमान गिराने से अच्छा है कि मैं वृद्धाश्रम ही चली जाती हूँ। वृद्धाश्रम में वृंदा की पहली रात तो बड़ी ही बुरी गुजरती है। कितने मच्छर है यहाँ और इतने मोटे मोटे चूहे। पहली बार जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने भी यही शिकायत की थी, पर अब तो ये चूहे ही अपने लगते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब अपने घर की याद आएगी और कोई साथ ना होगा ना, तब ये छोटे छोटे जानवर ही अपना परिवार लगेंगे। वृद्धाश्रम चलता भी तो है तब फंड के पैसों से, तो खाने में अच्छा खाना मिलता कैसे? अपने पूरे जीवन में ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। मैं इंजीनियर थी, बहुत अच्छे घर की। फिर शादी हुई, बच्चे हुए और उसी में मन लगा दिया। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ और विदेश चला गया, मुझे यहाँ छोड़कर। कहता है वापस आएगा। मुझे बिना ऐसे मोटे मोटे पराठे खाने की आदत नहीं थी, पर अब आदत हो गई। अरे यहाँ तो दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता होगा ना? तो किसने बोला खाली बैठने को? यहाँ सब कोई ना कोई काम करता रहता है, तुम भी कोई काम ढूंढ लो। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। वृद्धाश्रम में रहते हुए वृंदा सिलाई कढ़ाई का काम कर अपना खर्चा चलाती। इसी बीच एक रोज़ वृद्धाश्रम में कुछ पैसे दान करने के लिए लॉयर चंद्रकांत आता है, जो वृंदा को वहाँ देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वृंदा जी, आप यहाँ कैसे? नसीब है चंद्रकांत भाई साहब, इन्होंने अपने विल में घर, संपत्ति सब कुछ राज के नाम कर दिया था, और राज ने अपनी बीवी के साथ मिलकर मुझे यहाँ पहुँचा दिया। उनकी विल तो मैंने ही बनाई थी और सब कुछ उन्होंने आपके नाम किया था। ये सब राज और अर्पिता का किया धरा है। ये सुनते ही वापस अपने घर जाने के लिए वृंदा अपना सामान पैक करने लगती है। तभी वो देखती है कि दरवाजे से अर्पिता के माँ बाप भी वृद्धाश्रम आ रहे हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए समधन जी, आपको यहाँ पहुँचाने में मैंने अपनी बेटी की बड़ी मदद की, पर कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। अर्पिता ने मुझे ही धोखा दे दिया और मेरा घर अपने नाम करवा लिया, पर वो घर उसके पास भी नहीं टिका। उसके खर्च की आदत तो रुकी नहीं। अब उसके पास 2-2 घर थे, मेरा घर उसने बेच दिया और आए हुए पैसों से विदेश घूमने चली गई, और जो कुछ पैसे बचे उसने यहाँ वहाँ लगा दिए। हम दोनों बूढ़े कहाँ ही रहते, तो हमें यहाँ आना पड़ा। यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है आपको समधन जी। सामान उठाइए अपना, मेरे साथ मेरे घर आ रही हैं आप। और सुषमा बहन, आप भी, आपका बेटा विदेश से कभी नहीं लौटेगा, उसकी राह देखनी छोड़ दीजिए और हम दोस्तों के साथ अपना बुढ़ापा गुजारिए। वृंदा अपने वृद्धाश्रम के दोस्तों के साथ अपने घर वापस लौटती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? राज, राज देखो तुम्हारी मम्मी आई है। ये सब क्या ड्रामा है मम्मी? कहीं वृद्धाश्रम वालों ने भी आपको निकाल तो नहीं दिया? निकालना तो मुझे तुम दोनों को चाहिए इस घर से, क्योंकि ये मेरा घर है और नकली विल बनाकर तुम दोनों इसे हड़प कर बैठे हो।
तो असली बिल के हिसाब से दुकान आज भी मेरी है और ये घर भी मेरा है, तो दुकान से आने वाले पैसे भी मेरे ही हुए बेटा जी। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? फिर हम दोनों का खर्च कैसे निकलेगा? हम कहाँ रहेंगे? मतलब बच्चों से तो भूल हो जाती है ना, माफ कर दीजिए हमें। बिल्कुल इस लड़की को माफ मत कीजिएगा समधन जी, ये सब इसी की चाल है, फरेबी है ये। जी तो करता है इन दोनों को इतना मारूं कि इनके होश ठिकाने आ जाए, पर जो लोग चरित्र से ही गिर चुके हो उनको मारने का भी क्या फ़ायदा। इन्हें तो छद नसीब होनी ही नहीं चाहिए। पर माँ हूं ना, चाह कर भी तुम दोनों को बेघर नहीं कर सकती। घर के बाहर जो स्टोर रूम है उस स्टोर रूम में तुम दोनों रह सकते हो, और सभी के खाने के बाद जो रोटियां बचेंगी वो सब्जी के साथ तुम दोनों को दे दी जाएगी। इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद मत रखना। और राज और अर्पिता को उनके सामान के साथ बाहर स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। कहाँ फंस गई मैं इस लड़की के साथ, पता नहीं वो कौन सा दिन था जो तुम्हारे प्यार में पड़ गई मैं। गलती तो मुझसे हो गई अर्पिता, जो तुम्हारी बातें सुनता रहा हूं। तुम्हारे ही कारण आज अपने ही घर में स्टोर रूम में रहना पड़ रहा है मुझे। वृंदा ने वृद्धाश्रम की कठिनाइयां देखी थी, इसलिए वो अपने घर का दरवाज़ा उन सभी पेरेंट्स के लिए खोल देती है जिनको उनके बेटे, बेटी, बहू या दामाद ने बेघर कर दिया हो।